चैप्टर 4 पतन पंच। 3 दिन बाद रेवती ने जब आकर्ष को देखा तो वो अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं पाई। आकर्ष, तुम। उद्धरण चिन्ह। कुछ क्षण के बाद उसने अपने कांपते हुए नाजुक हाथों को आकर्ष की ओर बढ़ाया और हल्के से आकर्ष की बाहों को स्पर्श किया। रेवती चक्रमध्य मंडल की योद्धा थी और इस कारण वो एक झलक में ही समझ गई थी कि आकर्ष शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुका है। शारीरिक मंडल का पहला स्तर। उसका बेटा आखिरकार योद्धा बन गया था। रेवती पिछले कई सालों से आकर्ष को देख रही थी जो योद्धा नहीं बन पा रहा था और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। माँ, आप रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने रेवती के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूँ आकर्ष, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। रेवती ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसके कई सालों की चिंता अब गायब हो चुकी थी। जल्दी ही रेवती ने महसूस किया कि उसके बेटे में ये सारे बदलाव पिछले 3 दिनों में आए हैं। सिर्फ 3 दिन, पर कैसे? रेवती अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी। वो हैरान थी। अचानक उसे याद आया कि आकर्ष ने 3 दिन पहले उसे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए कहा था। आकर्ष, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन, क्या ये औषधीय सामग्रियों के कारण आए हैं जो तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था? रेवती ने संदेह को दूर करने के लिए पूछा। हाँ, माँ, आकर्ष ने बिना फिक्र किए तुरंत जवाब दिया। तुमने खुद इस दवा को बनाया? रेवती ने उत्सुकता से पूछा। आकर्ष ने एक बार फिर अपना सिर सहमति में हिलाया। रेवती ने एक गहरी सांस ली और उत्सुक होकर पूछा, आकर्ष, तुमने कौन सी दवा बनाई है और इसे बनाना कब सीखा? आकर्ष इस बार चुप रहा। वो किसी को भी लक्ष्य और उसकी यादों के बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि ये सारे राज उसकी जिंदगी से जुड़े थे, जिन्हें समझाना बेहद मुश्किल था। माँ, उस दिन जब रवि ने मुझे घायल किया और मैं बेहोश था तब मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। अपने सपने में मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसने मुझे ये दवा बनाना सिखाई। आकर्ष ने एक बहाना बनाया ताकि उसका राज किसी को भी पता न चले। इसके बाद उसने रेवती को सप्त शारीरिक दिव्य जल और उसके उपयोग के बारे में बताया। एक ऐसी दवाई जो शारीरिक मंडल के योद्धा को चक्रमध्य मंडल तक जल्दी से पहुंचाने में मदद करती हो। रेवती हैरान रह गई। उसने शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने वाली किसी भी दवाई के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके अलावा इस दवाई को केवल सामान्य औषधियों से बनाया जा सकता था। उसने तुरंत महसूस किया कि ये दवाई कोई साधारण दवाई नहीं थी। जहां तक वह जानती थी, ऐसी औषधीय गोलियां हैं जो शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने में सक्षम है, पर उन्हें कोई 9वें स्तर से ऊपर का वैद्य ही बना सकता था और उनके निर्माण के लिए जो औषधियां चाहिए वो भी काफी महंगी थी, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए खरीदना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उन गोलियों का प्रभाव भी इस दिव्य जल से कमजोर था। आकर्ष, कैसी भी परिस्थिति हो, इस दिव्य जल के बारे में किसी को मत बताना। रेवती इस दिव्य जल की कीमत पहचानती थी, इसलिए उसने आकर्ष को सतर्क करते हुए कहा, माँ, मुझे पता है कि ये दिव्य जल कितना कीमती है। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ था, इसलिए रेवती का उसके लिए चिंता करना उसे अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार माँ का प्यार मिल रहा था। आकर्ष, तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए तुम्हें मिश्रा परिवार के युद्ध गृह से अपने लिए कोई युद्ध कला सीखनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। हालांकि लक्ष्य की यादों से उसे कई युद्ध कलाएं मिली थी, पर वो मिश्रा परिवार की कोई युद्ध कला देखना व सीखना चाहता था ताकि कोई उस पर शक न करे। अल्पविराम डॉट। युद्ध गृह मिश्रा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि वहां पर सारी जरूरी युद्ध कलाएं संग्रहित थी और इस कारण हर समय परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सुरक्षा करता था। 5वें एल्डर। आकर्ष ने दरवाजे पर एल्डर को प्रणाम किया। आकर्ष। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष को युद्ध गृह में आया देख 5वें एल्डर सोमदत्त को थोड़ा झटका लगा। जब उन्होंने आकर्ष के शरीर में आए बदलाव पर ध्यान दिया तो वह खुद को हैरान होने से रोक नहीं सके। तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुके हो। आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। चलो, अच्छा हुआ, कम से कम अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम युद्ध गृह में जा सकते हो और अपनी पसंद की एक युद्ध कला का चयन कर सकते हो। सोमदत्त ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। रेवती और सोमदत्त हमेशा से अच्छे दोस्त थे, इसलिए आकर्ष पर सोमदत्त विशेष ध्यान देते थे। आकर्ष ने ज्यादा देर न करते हुए युद्धगृह में प्रवेश किया। आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुका है।
आकर्ष की उम्र के बाकी लड़कों ने जब आकर्ष को युद्धगृह में देखा तो वो आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। आकर्ष ने शारीरिक मंडल पहले स्तर में प्रवेश करके उन्हें जो झटका दिया था, वो कुछ ऐसा था जैसे सुअर का पेड़ पर चढ़ना या गाय का हवा में उड़ना। आकर्ष ने बाकी सबको नजरअंदाज किया और वहां मौजूद युद्ध कलाओं को पढ़ने लगा। कुछ युद्ध कलाओं को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि मिश्रा परिवार की सारी युद्ध कलाएं साधारण थी। ये सारी युद्ध कला पीले वर्ग के निम्न और मध्यम स्तर की थी, जो आकर्ष के लिए बहुत कमजोर थी। उसने अपने पिछले जन्म में जो मुक्केबाजी सीखी थी वो भी इन युद्ध कलाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। आकर्ष ने मुक्केबाजी में ग्रैंड मास्टर का पद हासिल किया था। यही सब सोचते हुए आकर्ष युद्धगृह से बाहर आ गया। सोमदत्त ने जब देखा कि आकर्ष खाली हाथ बाहर आया है, तो वो बड़ी रुचि के साथ आकर्ष को देखने लगे, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई युद्धगृह से बिना कोई युद्ध कला लिए बाहर आया था। क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसी कोई युद्ध कला नहीं मिली जो तुम्हारे लायक हो? आकर्ष ने सहमति में सिर हिलाया। हा 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 हा। अचानक एक हंसी की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। आकर्ष, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे मिश्रा परिवार के युद्ध गृह में से कोई भी युद्ध कला तुम्हारे लायक नहीं है। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में कामयाब कैसे रहे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसी कौन सी युद्ध कला सिखाई है जिसके बल पर तुम इतना उछल रहे हो? पर क्योंकि अब तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो तो मुझे कुछ दांव पेच क्यों नहीं सिखाते? आकर्ष ने अपना सिर उठाकर आवाज की ओर देखा और उसने पाया कि रवि उसके ठीक सामने खड़ा है। उसके गालों पर अभी भी चोट के निशान मौजूद थे जो कि आकर्ष ने ही दिए थे। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है, और अब पता चला कि ये तो तुम हो, हमारे महान योद्धा रवि। वैसे तुम्हारा चेहरा तो ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रवि के इतना उकसाने के बाद भी आकर्ष को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो उल्टा रवि की लाचारी पर हंसी आ रही थी। आकर्ष, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। सोमदत्त दादा को हमारा गवाह बनने दो। क्या तुम में मेरी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है? रवि ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में आकर्ष से कहा। 3 दिन पहले की घटना रवि के लिए ऐसी याद थी जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। पूरे परिवार के सामने आकर्ष ने उसे जूतों से मारा था और रवि कैसे भी करके उस बात का बदला लेना चाहता था। पिछले 3 दिनों के दौरान वह सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था और वो था आकर्ष से अपने अपमान का बदला। आज जब उसने सुना कि आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो आकर्ष को चुनौती दे सकता था और उसे हराकर अपने अपमान का बदला ले सकता था। पर इसके लिए जरूरी था कि आकर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करे। इसलिए वो आकर्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा था। रवि की ये बचकानी हरकत देख आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। आकर्ष, जोश में आकर कोई फैसला मत लो। सोमदत्त ने आकर्ष को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि रवि क्या करना चाह रहा है। उनकी राय में आकर्ष ने अभी अभी शारीरिक मंडल में प्रवेश किया है। इसके अलावा उसने अभी तक कोई युद्ध कला का भी चयन नहीं किया है। वो रवि का सामना कैसे करेगा, जो पहले ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर रहे हो। रवि ने हल्का हंसते हुए कहा। उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई थी। सोमदत्त दादा, कृपया हमारे बीच की लड़ाई के गवाह बने, ताकि रेवती चाची बाद में मुझे भला बुरा न कह सके। रवि ने सोमदत्त की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा। हाँ सोमदत्त दादा, कृपया गवाह बने। मैं भी नहीं चाहता कि बाद में अमन चाचा मुझे भला बुरा कहे। आकर्ष भी सभी को बताना चाहता था कि वो कमजोर नहीं है। अगर यह कुछ दिन पहले होता, तो रवि से लड़ने से पहले आकर्ष थोड़ा सोचता, पर अब हालात बदल चुके थे। हालांकि युद्धगृह की सारी युद्ध कला आकर्ष को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो रवि को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। यह आकर्ष बहुत जल्दबाजी में है, पर कोई बात नहीं, अगर रवि से इसे थोड़ा सबक मिलता है, तो वो इसके लिए ही अच्छा है। कम से कम ये आगे से जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं लेगा। यही सब सोचते हुए सोमदत्त ने एक बार फिर आकर्ष की ओर देखा और युद्धगृह से बाहर चले गए। मिश्रा परिवार के बाकी सभी शिष्य बड़ी रुचि के साथ ये नजारा देख रहे थे। उनके लिए ये बस एक मनोरंजन का साधन था। युद्धगृह के बाहर खाली मैदान में आकर्ष और रवि एक दूसरे के सामने खड़े थे। गवाह के रूप में सोमदत्त भी वही खड़े होकर उन दोनों की ओर देख रहे थे। आकर्ष, आज मैं उस अपमान का बदला लूंगा जो तुमने मुझे आखिरी बार दिया था।
रवि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि आकर्ष उसका शिकार हो और वो शिकारी। एक सही मौका और आकर्ष का काम तमाम। फिर मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अपना बदला लेने की क्षमता है या नहीं, आकर्ष ने हल्का सा हंसते हुए कहा। रवि शर्मिंदगी से क्रोधित हो उठा और जोर से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ आकर्ष। इतना कहकर रवि तुरंत आकर्ष की ओर उछल पड़ा, जैसे कोई बाघ अपने शिकार की ओर उछलता है। बाघ का पंजा। रवि ने अपने हाथ हवा में लहराए, अचानक एक बिजली उत्पन्न हुई और सीधे आकर्ष की ओर जाने लगी। ये पीले वर्ग के मध्यम स्तर की युद्ध कला, बाघ का पंजा है। मुझे नहीं लगा था कि रवि ने इस युद्ध कला का अभ्यास किया है। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने हाल ही में शारीरिक मंडल के पहले स्तर में कदम रखा है, इसलिए उसने अभी तक किसी भी युद्ध कला का अभ्यास नहीं किया है। आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्य एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे, किसी को भी आकर्ष से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। आखिरकार शारीरिक मंडल के पहले स्तर और दूसरे स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बाघ का पंजा। मुझे तो ये किसी बिल्ली का पंजा लग रहा है, आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष ये साफ साफ देख पा रहा था कि रवि की युद्ध कला, बाघ के पंजे में कई कमियां थी, जो किसी को भी नहीं दिख रही थी। पर आकर्ष सबसे अलग था। उसके पास लक्ष्य की यादें थी, इसलिए रवि के वार से बचना उसके लिए एकदम आसान था। भाट। भीड़ की आंखों के सामने आकर्ष रवि के सामने आया और रवि के हमले को आसानी से रोक दिया। जैसे ही रवि का मुक्का आकर्ष को लगने वाला था, आकर्ष ने तुरंत झुककर रवि से अपना बचाव किया। अब आकर्ष ने अपने पैरों को हल्का झटका दिया, अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया। आकर्ष ने अपना बचाव करने के बाद तुरंत मुड़कर एक जोरदार मुक्का रवि के दाहिने कंधे पर दे मारा। कट कट कचाक। अचानक भीड़ को हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। रवि के चिल्लाने व रोने की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आकर्ष ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। उसने ऐसा हमला किया था मानो वो रवि पर नहीं, एक पागल कुत्ते पर हमला कर रहा हो। भले ही रवि ताकत आकर्ष से ज्यादा थी, लेकिन उसके पास उस ताकत का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। बैंग। अगले ही पल रवि का शरीर जमीन पर धराशायी पड़ा था। बीच बीच में रवि के रोने व दर्द में चिल्लाने की आवाज भीड़ को अभी भी सुनाई दे रही थी। शशिश। पूरा इलाका शांत हो गया था, इतना शांत कि किसी के सांस लेने की आवाज को भी साफ सुना जा सकता था। सोमदत्त से लेकर मिश्रा परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों को बार बार साफ करके अखाड़े की ओर देख रहे थे, क्योंकि अखाड़े में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वो मुक्का जो आकर्ष ने रवि को मारा था, उसकी छाप अभी भी सभी के दिलों में मौजूद थी।